हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 10 भारतीयम विज्ञानम। भारतीय आपको पता ही है, इंडियन, और विज्ञान साइंस। सो ये जो चैप्टर 10 है, दशमः पाठः, बेसिकली बेसिक जो साइंस, जो इंडियन साइंस, मतलब किस तरह से क्या क्या चीज़, ऐसा है नहीं कि जो साइंस का जो भी हम देख रहे हैं या देखा है सब कुछ टेक्निकली ही आया है। हमारे नेचर से, आसपास से भी हमने बहुत कुछ इन्वेंट किया है। तो आज का जो चैप्टर है वो भी कुछ वैसा ही है। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। इस पिक्चर को अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स, और नीचे देखिए लिखा हुआ है जलमूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। मतलब जल के स्रोत को खोजते हुए उन्होंने कोई आनंदित करने वाला शब्द सुना। मतलब वहाँ पे जो यहाँ पे दिखा रहे हैं दो ऋषि मुनि, तो वो जल के स्रोत को खोज रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ साउंड सुना, मन को प्रसन्न करने वाले, खुशी देने वाली साउंड सुने उन्होंने। तो क्या है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। पहले देखिए विभु। विभु ने कहा पश्य एतत् चित्रम, देखो इस चित्र को। स्वयंभो, स्वयंभू, हे स्वयंभू, इस चित्र को, इस पिक्चर को देखो। स्वयंभू, आम पश्यामी, हाँ देख रहा हूँ। एषः ऋषिः किम करोति, यह ऋषि क्या कर रहे हैं। विभु, ननु आश्चर्येण किमपि पश्यति, निश्चय ही आश्चर्य से कुछ देख रहे हैं, हैरान होकर कुछ देख रहे हैं। स्वयंभू, तत्र पत्रेषु केचन जलबिंदवः दृश्यन्ते। तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ पत्तों पर कुछ जलों की बिंदुएं दिखाई पड़ रही है या बूंदे दिखाई पड़ रही है। जल बिंदव, जल की बूंदे, वाटर ड्रॉप्स। बिंदु से क्या बना है, बिंदवः, बहुवचन। विभु, आम, हाँ, मन्ये तत्र प्रपातात् जलबिंदवः पर्णेषु पतन्ति। हाँ, मन्ये समझता हूँ कि वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, प्रपातात् झरने से, वाटरफॉल, जलप्रपात कहते हैं ना वाटरफॉल को, तो प्रपातात् झरने से, जल बिंदवः, जल के बिंदु या वाटर ड्रॉपलेट्स, पर्णेषु पतंती, पत्तों पर गिर रहे हैं। आचार्य, तो आचार्य पूछते हैं किम विचार्यते, क्या विचार किया जा रहा है। विभु, गुरुवर, सर या हे महोदय, अत्र चित्रे किम दर्शितम न स्पष्टम भवति। अत्र चित्रे किम दर्शितम, यहाँ इस चित्र में क्या दिखाया गया है। न स्पष्टम भवति, स्पष्ट नहीं हो रहा है। आचार्य, पाठम पठित्वा अनुमीयताम, पाठ को पढ़कर अनुमान कीजिए। मतलब अगर आपको इस पिक्चर में क्या बताया गया है नहीं समझ आ रहा है, तो आप चैप्टर को पढ़िए और फिर देखिए, आपको शायद समझ आ जाए। विभु, तो विभु ने कहा आम ज्ञातम, हाँ समझ गया हूँ। जल बिंदु भी संगीत रचना क्रियते, जल की बूंदों से संगीत की रचना की जा रही है। म्यूजिक वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब संगीत रचना कर रहे हैं, धुन बना रहे हैं, ये बोल सकते हैं। आचार्य कि महोदय,
किं प्राचीनकाले अपि भारते विज्ञानम् आसीत्? क्या प्राचीन समय में, पहले के समय में भी भारत में विज्ञान था? आचार्य: न केवलम विज्ञानम आसीत्, न केवल विज्ञान था, न सिर्फ विज्ञान था, अपितु बल्कि अभूतपूर्वाः उपलब्धयः आसन्, बल्कि विशेष उपलब्धियां भी थी। पारद सहायतया विमानानि संचरन्ति स्म। पारद की सहायता से, पारद मरकरी की सहायता से विमान चलाए जाते थे, जिसको पारे कहते हैं। स्वयंभू: अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य है। पठनीयः खलु एषः पाठः, निश्चय ही ये पाठ पठनीय है, पढ़ने लायक है, इस पाठ को पढ़ना उचित है। आचार्य: तो आचार्य कहते आम, हाँ। पठित्वा एव यूयं स्वदेशस्य विज्ञानगरिम्नः अनुभवं कर्तुं शक्यथ, कि इस पाठ को पढ़कर ही आप लोग या तुम सब अपने देश के विज्ञान की गरिमा का अनुभव कर सकते हो या कर सकोगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है, ये इंट्रोडक्शन क्लियर है। चलिए अब मेन पार्ट पर चलते हैं चैप्टर के। भारतीयम विज्ञानम दशमः पाठः। एकदा स्वाति नामकः मुनिः पिपासया पीडितो अभवत्। एकदा, एक बार, स्वाति नामकः, स्वाति नाम के मुनि, पिपासया, प्यास से, पीडितो अभवत्, पीड़ित हुए। एक बार स्वाति नाम के मुनि प्यास से पीड़ित हुए। जलमूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। जलमूलम, जल के स्रोत को, अन्विष्यता, खोजते हुए उन्होंने कोई आनंद बढ़ाने वाला शब्द सुना, मन को आनंदित करने वाला शब्द सुना। तम अनुसृत्य स अग्रे गतः। तम, उसको, उस आवाज को, शब्द को, अनुसृत्य, सुनकर वहां आगे गए। अग्रे गतः, आगे गए। तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्कपर्णानाम् उपरि पतित्वा मधुरं संगीतं जनयन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ, कुत्रचित् पर्वतात्, कहीं पर्वत से, पतन्तः जलबिन्दवः, गिरते हुए जल कण या जल की बूंदे, पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स, शुष्क पर्णानाम उपरि पतित्वा, सूखे पत्तों के ऊपर गिरकर, पतित्वा गिरकर, मधुरम संगीतम जनयन्ति स्म, मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। एतत् अवगत्य, यह जानकर, प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर, स त्रिशाकुलतां विस्मृत्य वेगेन आश्रमम आगतवान। समिस वह कौन? स्वाति नाम के मुनि। स त्रिशाकुलतां विस्मृत्य, अपने उस प्यास, उनको प्यास लगी थी, प्यास के लिए व्याकुल थे वो, तो प्यास की व्याकुलता को विस्मृत्य, भूल कर, वेगेन आश्रमम आगतवान, वेग से, वेग पूर्वक, मतलब तेज तेज, बहुत जल्दी वहां से दौड़े, कहाँ? आश्रम के लिए। आश्रम आ गए, मतलब तेज दौड़ते हुए आश्रम आ गए। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनेः उत्पादनार्थं यः सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः तं
अन्विष्टवान् सः। संगीत साधनेषु, संगीत के साधनों में प्रतिध्वनि, ई को बोल सकते हैं या प्रतिध्वनि भी बोल सकते हैं। प्रतिध्वनेः उत्पादनार्थम, प्रतिध्वनि के उत्पादन के लिए यह सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः, जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक जरूरी होता है, तम अन्विष्टवान सह, उसको उन्होंने खोजा। मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस करें उसके लिए जिस भी मीडियम की ज़रूरत होती है, वो जो सूक्ष्म है, माइक्रो जो मीडियम है, वो उसकी जो ज़रूरत है उन्होंने वो खोज लिया है। एवं यत् संगीत साधनम निर्मितवान तस्य नाम मृदंग इति। और क्या, इस प्रकार से संगीत का यंत्र निर्मित हुआ, उसका नाम मृदंग है। तो फिर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि मृदंग नाम कैसे आया या मृदंग की इन्वेंशन कैसे हुई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पर। एषा कथा भरत मुनेः नाट्यशास्त्रे वर्णिता। यह कथा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित है। भरत मुनि जो थे ना, वो संस्कृत जगत के अभी भी बहुत फेमस एक पर्सन है। उनका नाट्यशास्त्र फेमस है। जो आप अगर आगे संस्कृत पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि भरत मुनि जो है वो एक म्यूजिशियन थे और उन्होंने ही एक बुक लिखी थी। क्या नाम था उसका? नाट्यशास्त्र। तो ये नाट्यशास्त्र जो संस्कृत में आगे स्पेशलाइजेशन लेते हैं, ऑनर्स करते हैं, वो पढ़ते हैं भरत मुनि के बारे में। वो बहुत ही मतलब प्रतिभाशाली थे। उनको नाटक के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, काव्य शास्त्र आदि के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मतलब अगर आप ये बोले कि संस्कृत में रस, अलंकार, छंद, अगर ये सब कुछ है तो आप ये बोल सकते हैं कि भरत मुनि जो है उनका भी योगदान कम नहीं है। मतलब संस्कृत को और सिंपल नहीं बोल सकते, मतलब लयपूर्वक बोल सकते हैं। या उसके जो नाटक, उसमें जो रस, ये कहते हैं ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हम कोई भी म्यूज़िक अगर सुनते हैं तो उसका लय अगर अच्छा हो तो हमें अच्छा लगता है, हम गुनगुनाते रहते हैं, चाहे हमको उसके वर्डिंग्स याद ना हो कि किस वर्ड के बाद क्या है कि, बट अगर उसके लय हमें पसंद आए तो हम उसी को ही बार बार गुनगुनाते रहते हैं, उसी को ही बार बार गाते रहते हैं। तो ऐसा ही भरत मुनि जो है उनका भी योगदान संस्कृत में जो स्टूडेंट्स में या दूसरों में जो इंटरेस्ट लाने का है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। उनका योगदान कम नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसके बारे में वर्णित है, मतलब दिया हुआ है। प्रतिध्वनि विज्ञानम विना संगीत साधनानां निर्माणम असाध्यम वर्तते। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत के यंत्रों का निर्माण कठिन है, या आप कठिन कह सकते हैं। मतलब प्रतिध्वनि विज्ञान जो है वो संगीत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना संगीत पॉसिबल नहीं है। न केवलम संगीत शास्त्रे अपितु गणित शास्त्रे, भौतिके, रसायने, जीव विज्ञाने, आयुर्वेदे, धनुर्वेदे, भूविज्ञाने, खगोल विज्ञाने, नक्षत्र विज्ञाने, धातु विज्ञाने, रत्न विज्ञाने, विमान विज्ञाने, वास्तु विज्ञाने, शिल्प विज्ञाने, किं बहुना सैन्य विज्ञाने अपि गभीराध्ययनं कृत्वा अभूतपूर्वाः सिद्धयः संप्राप्ताः। तो इतने सारे जो साइंस है, क्या कहा है कि ना सिर्फ
न केवल संगीत शास्त्र में बल्कि गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, आयुर्वेद, धनुर्वेद, भू विज्ञान, खगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान, विमान विज्ञान, वास्तु विज्ञान, शिल्प विज्ञान में अधिक क्या, सैन्य विज्ञान में भी गहन अध्ययन करके आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की गई है। मतलब यहाँ पे सिर्फ संगीत शास्त्र की बात नहीं हो रही है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आयुर्वेद, धनुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी और जितने भी आपके लिस्ट आप बोल ही सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है कि उनमें भी काफ़ी अध्ययन करके काफ़ी कुछ प्राप्त किया गया है। गहन अध्ययन मतलब काफ़ी डिटेल में स्टडी करके आश्चर्यजनक बहुत सारी चीज़ें हमने प्राप्त की है। महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां पर्णैः क्रियमाणाः विविधाः क्रियाः वर्णिताः। महर्षि पराशर, ये भी एक संस्कृत के फेमस पर्सन है। तो महर्षि पराशर द्वारा लिखित वृक्षायुर्वेद, वृक्ष और आयुर्वेद, वृक्षायुर्वेद में वृक्षों के पत्तों के द्वारा की जाने वाली बहुत सी क्रियाओं का वर्णन है, कार्यों का, कामों का वर्णन है। यथा जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, पर्णस्य अवान्तर्भागाः पर्णकेषु स्थितः प्लाज्मा बीज निर्माणम् आदय। अब देखिए, प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस आप बोल सकते हैं, नहीं, फोटोसिंथेसिस ही है। यहाँ पे आप संस्कृत और हिंदी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको तो पता ही है। इंग्लिश के लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर का भी मैं थोड़ा बता दूँ, जैसे सैन्य विज्ञान है तो आप बोल सकते हैं कि मार्शियल स्किल, मिलिट्री साइंस, मतलब इन द साइंस ऑफ मार्शियल स्किल या मिलिट्री साइंस। शैल्य या शुल्ब सूत्र, जिसको आप बोल सकते हैं शुल्ब सूत्र ही बोलते हैं, मतलब रेखा गणित, ज्योमेट्रिक आप बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड। विमान विज्ञान तो आपको पता ही है, एरोनॉटिक्स। वास्तु विज्ञान जो है, आर्किटेक्चर आपको पता ही है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, नीचे एक वर्ड है अवान्तर भाग। अवान्तर भाग आप बोल सकते हैं कि इनर मोस्ट पार्ट। तो यहाँ पे जो बोला है कि जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया अर्थात फोटोसिंथेसिस, पर्णस्य अवान्तर भागाः, तो पत्ते का जो इनर मोस्ट पार्ट है वो पर्णकेषु स्थितः प्लाज्मा, लीव्स पर जो प्लाज्मा होते हैं वो, साइंस का थोड़ा यहाँ पे देखिए यूज़ है। फिर बीज निर्माणम आदि, और बीज कैसे निर्माण होता है ये सब कुछ पहले के प्राचीन साइंस में सब दिए हुए हैं। रेखा गणिते यह सिद्धांतः पाइथागोरस इति नाम्ना विख्यातः। मूलतः स सिद्धांत बोधयन् आचार्येण शुल्बसूत्रेषु पूर्वमेव निरूपितः। अब रेखा गणित, मैंने वो ऊपर पहले ही कह दिया था, रेखा गणित किसको हम बोलते हैं, जो आपके मैथ से रिलेटेड है। जैसे इसमें रेखा गणित क्या है, एक सिद्धांत पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो इस नाम से फेमस जो सिद्धांत है, उसके मेन जो जिन्होंने काम किया था इस पर, तो वो क्या थे, मूल रूप से वे सिद्धांत बोधायन आचार्य ने शुल्ब सूत्र में पहले से ही रच दिया था। शुल्ब सूत्र जो अभी बोला था ना कि रेखा गणित से, मतलब ये कि आप अभी जो साइंस या मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको बाहर के देशों के ही साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस के नाम मिलते हैं, जबकि हमारे प्राचीन
पुराने संस्कृत में ही सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है ये पहले शूल्व सूत्र में बोधायन आचार्य ने दिया था, लेकिन एक कहते हैं ना कि कॉपीराइट किसने लिया है। बात ये है, आप अच्छा खाना बनाते हैं और आपके पड़ोस में भी मान लीजिए कोई अच्छा खाना बनाता है, और शायद ये हो सकता है कि पड़ोस वाले से ज़्यादा अच्छा खाना आप बनाते हैं एक ही फूड को, लेकिन आप अच्छा बनाते हैं, पड़ोस वाला भी अच्छा बनाता है, और पड़ोस वाले से ज़्यादा अच्छा आप बनाते हैं एक ही फूड को एक ही मसाला यूज़ करके। लेकिन पड़ोस वाला अगर अपना वो प्रचार प्रसार बोल सकते हैं या एडवर्टीज़मेंट वगैरह हर जगह कर दें और सब उसी का ही खाना खा ले, तो कोई नेक्स्ट टाइम अगर आपका खाएंगे तो आपके खाने को अच्छा तो बोलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि हो सकता है कि शायद आपने पहले उस खाने को बनाया है। मतलब आपसे कोई पड़ोस वाला खाना बनाना सीख कर गया है और वो किसी को खिलाता है, और खिलाने के बाद वही बंदा दोबारा आपके पास आके वो खाना खाता है, तो बोलेगा कि पड़ोस वाले की तरह बिल्कुल आपने खाना बनाया। कोई ये नहीं बोलेगा कि पड़ोस वाला आपसे खाना बनाना सीखा है। तो यही सेम चीज़ है कि पुराने संस्कृत में सब कुछ दिए तो हुए हैं, शास्त्रों में सब कुछ है तो सही, लेकिन संस्कृत वालों ने या आचार्यों ने उनको रजिस्टर नहीं करवाया। तो जिसने जो भी है थ्योरम को या जो भी चीज़ है वो सामने लाया तो उसी का ही नाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। फिर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालये बौद्ध दर्शनेन सह कृषिः आयुर्वेदः पशुविज्ञानं कलाशिल्पानि च अध्यापितानि। नालंदा विश्वविद्यालय में सप्तमी विभक्ति एक वचन, बौद्ध दर्शन के साथ कृषि एग्रीकल्चर, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला आर्ट्स और शिल्प भी पढ़ाए जाते थे। शिल्पाकार मतलब वही आर्किटेक्ट टाइप बोल सकते हैं। शिल्प मतलब क्या, वही आर्ट वाली ही चीज़ें आ गई। सप्तवर्षीय सन छात्रः पंचविद्याः अधीतवान्। 7 वर्षीय होते ही छात्र 5 विद्याएं पढ़ा लेता था। प्रथमा शब्द विद्या तु व्याकरणस्य ज्ञानाय अभवत्। पहली शब्द विद्या तो व्याकरण के ज्ञान के लिए थी। तदनु द्वितीया विद्या शिल्पस्थानम इति विख्याता। उसके बाद दूसरी विद्या शिल्प स्थान के रूप में प्रसिद्ध थी। एतेन शिल्पानि यंत्र निर्माण विधि ज्योतिषम तिथिपत्रम च शिक्षितानि। मतलब कि इसके द्वारा शिल्प, यंत्र निर्माण की विधि, ज्योतिष शास्त्र और तिथि पत्र सिखाए जाते थे। मतलब ज्योतिष कार्य जो भी थे वो सिखाए जाते थे। अब जैसे यहाँ पे तिथि पत्र कहते हैं ना कि तिथि नक्षत्र देखकर शादी विवाह या कोई भी शुभ काम करेंगे तो ये वही सब कुछ इसमें सिखाया जाता था। फिर आगे देखिए क्या बोला है, शिल्पानी शिल्प हो गया। यंत्र, यंत्र तो आपको पता ही है कि यंत्र क्या होता है, मतलब जो भी आपके चीज़ें मशीन्स उस टाइप की। फिर क्राफ्ट मतलब शिल्प जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट, वो भी आपको पता है। और फिर वही ज्योतिष की चीज़ें सब कुछ, मतलब थोड़ा दर्शन टाइप वो सब कुछ सिखाए जाते थे। आयुर्वेदः तृतीया विद्या, और थर्ड क्या है, तृतीय विद्या क्या है, आयुर्वेद। तीसरी विद्या आयुर्वेद थी। तत्र
शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा, औषधीनां प्रज्ञानम च अधीतानि। और आयुर्वेद में क्या? शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा करना, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, शल्य चिकित्सा सर्जरी, और क्या है? औषधीनां प्रज्ञानम च अधीतानि, औषधियों का विशेष या विशिष्ट ज्ञान पढ़ा जाता था। तो तीसरी विद्या आयुर्वेद थी, उसमें शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा और औषधियों का विशेष ज्ञान पढ़ा जाता था। चतुर्थी हेतु विद्या, चौथी कौन सी थी? हेतु विद्या। न्याय दर्शनम तर्कशास्त्रम च आसीत, न्याय दर्शन और तर्कशास्त्र थी। ये ना सत्यासत्य विवेको अभवत, सत्य असत्य, जिसमें सत्य और असत्य का विवेक होता था। अंतिमा पंचमी, अंतिम और पांचवी विद्या अध्यात्मिकी, विद्या प्लस अध्यात्मिकी मतलब स्पिरिचुअल आप बोल सकते हैं। तो अंतिमा पंचमी विद्याध्यात्मिकी अभवत, यया जीवन दर्शनस्य रहस्यानि विवृतानि। अंतिम और पांचवी विद्या आध्यात्मिकी थी, जिसमें जीवन दर्शन के 5 रहस्यों की व्याख्या की जाती थी। तो इस पैराग्राफ में क्या है स्टूडेंट्स कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ साथ कृषि, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला और शिल्प भी पढ़ाए जाते थे। तो 7 वर्षीय होते ही छात्र जो थे वो 5 विद्याएं पढ़ा लेते थे। पहली विद्या थी शब्द विद्या, जो व्याकरण के लिए या व्याकरण के ज्ञान के लिए थी। दूसरी विद्या थी शिल्प स्थान के रूप में। फिर शिल्प में क्या, जैसे शिल्प, यंत्र निर्माण की विधि, ज्योतिष शास्त्र, तिथि पत्र सिखाए जाते थे, ये सब कुछ। फिर तीसरी विद्या जो थी आयुर्वेद, जिसमें शरीर रक्षा, सर्जरी जिसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, औषधियों का विशेष ज्ञान। चतुर्थ विद्या जो थी हेतु विद्या, न्याय दर्शन और तर्कशास्त्र थी, जिसमें सत्य असत्य का विवेक होता था। और पांचवी और अंतिम विद्या थी आध्यात्मिकी, जिसमें जीवन दर्शन के रहस्यों की व्याख्या की जाती थी। एवं भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत। इस प्रकार भारतीय विज्ञान की परंपरा अत्यधिक उत्कृष्ट और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। अस्माकं जीवन दृष्टेः अनुरूपमेव तत् विज्ञानम् अपि सर्वहिताय सर्वसुखाय च आसीत्। हमारी जीवन दृष्टि के अनुसार ही वह विज्ञान भी सबके हित के लिए और सबके सुख के लिए था। यतः क्योंकि भारतीय सभ्यतायाः मूल मंत्रो अस्ति, क्योंकि भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है। अब देखिए नीचे के जो 2 लाइंस आप बोल सकते हैं या 4 पाद आप बोल सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यह ज़रूर सजेस्ट करूँगी, आप सजेस्ट भी बोल सकते हैं, एडवाइस भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं कि ये 2 लाइंस आपको लाइफ में हमेशा याद होने चाहिए। आप अभी ही याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोबारा से सुन लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हो। मतलब कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, सब निरोगी हो, सब खुश हो, सुखी हो, सब निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मतलब सब, भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो। भद्राणि मतलब मंगल या कल्याण बोल सकते हैं, वेलफेयर। तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, ऐसा आप देखो। और क्या है, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, और कोई दुख का भागी ना हो। तो क्या सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो और कोई दुख का भागी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसलेशन भी बिल्कुल क्लियर है, और हमारे प्राचीन समय के संस्कृत के बारे में भी आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ऋषि पराशर के बारे में आप थोड़ा देखिए, जानने की कोशिश कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या क्या पहले पढ़ाया जाता था वो देखिए। भरत मुनि कौन थे, उनके नाट्य शास्त्र में क्या क्या है। आप डिटेल में मत पढ़िए, लेकिन क्या क्या बेसिक चीज़ें ऊपर ऊपर से आप जानने की कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।